न्यूज़ 18 के ग्लोबल अड्डा पर आपका बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। अंकुर त्यागी भी हमारे साथ हैं। बहुत दिलचस्प आज हम चर्चा करने वाले हैं जो इसे ये नहीं कहा जाएगा कि ये क्या दशा और दिशा बदलेगा, लेकिन जो कुछ भी चल रहा है मिडिल ईस्ट में, जो कुछ चल रहा है, किस तरह की बातें कर रहे हैं, वर्ल्ड लीडर्स एक जगह पर हैं, वहाँ कभी कभी ऐसा भी लगता है कि कहीं कोई मस्खरापन चल रहा है या किस तरह की बातें हो रही हैं। इन तमाम चीज़ों को बहुत आसानी से डिकोड करेंगे। गज़ा को लेकर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले शर्म अल शेख में क्या क्या हुआ। बड़े दिलचस्प वहाँ से वीडियो निकल कर आ रहे हैं, वायरल वीडियो भी आप कह सकते हैं। बिल्कुल ललित, ग्लोबल अड्डा में जैसा आपने बताया कि हम कुछ ना कुछ एक नया टॉपिक लेके आते हैं आपके लिए। तो आज जब हम रिसर्च कर रहे थे तो हम देखे मतलब ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि गज़ा का पीस प्लान जो है उसमें क्या क्या है और किन किन चीज़ों पर सहमति बनी है। लेकिन हम उस पर रिसर्च करते उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने जो वहाँ पे पीस समिट में जो जो उन्होंने किया वो हेडलाइंस बन गए। अब वो हेडलाइंस क्या क्या थी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो हम बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने ट्रंप की तारीफ़ों के पुल बांध दिए। इतनी तारीफ़ की कि खुद ट्रंप को भी लगने लगा कि ज़्यादा हो रहा है, ऐसा लगा उन्हें, महसूस जी। हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप इस दुनिया के ग्रेट लीडर हैं। ये पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, मैं उनके बोल अल्फाज जो हैं वो दोहरा रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के अजीम व शान एक तरह से लीडर हैं और इन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग रुकवा दी, तो इसलिए हम फिर से इनको नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि 3 दिन पहले नोबेल पीस प्राइज़ का ऐलान हो चुका है। उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि अभी से जो अगले साल का नॉमिनेशन है पाकिस्तान ने उसकी तैयारी कर दी। यानी कि पाकिस्तान दुनिया का ऐसा वाहिद मुल्क है कि जैसे ही नोबेल पीस प्राइज़ का ऐलान हुआ उसके तुरंत बाद पाकिस्तान ने फिर से उस बंदे को नॉमिनेट कर दिया जिसको वो पीस प्राइज़ इस बार नहीं मिला। तो ये पाकिस्तान कर सकता है। दूसरी बात वहाँ पे ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप भी पीछे रहने वाले नहीं हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। फिर पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर, उनका भी नाम लिया और उनका नाम ऐसे संबोधित किया कि माई अलाई एंड फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान आर्मी आसिम मुनीर। माफ़ कीजिए, आल दो वो वहाँ पे नहीं थे, यानी कि जो आसिम मुनीर है वो वहाँ पर नहीं थे, बावजूद इसके आसिम मुनीर का नाम लिया गया। यानी कि जो अमेरिका है और अमेरिका के डीप स्टेट है वो इस बात को अच्छे तरीके से जान चुका है कि पाकिस्तान का हेड ऑफ़ द स्टेट एक तरह से माने हम शहबाज शरीफ को, वो वहाँ मौजूद है, उसके बावजूद आर्मी चीफ का नाम लिया जा रहा है। यानी कि पूरी दुनिया अब इस बात को लेकर करीब करीब मुतमईन हो चुकी है कि पाकिस्तान में एक हाइब्रिड निज़ाम है। वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर भी है और दूसरी तरफ वहाँ का जो आर्मी चीफ है वो भी इक्वल है, यानी कि वो भी बराबर का हिस्सा रखता है। तो ये कुछ दिलचस्प किस्से ऐसे हुए। आगे आप सवाल पूछेंगे तो आपको मेलोनी की खबरें बताएंगे कि मेलोनी भी काफ़ी हेडलाइंस में रही। फिर हम आपको ये भी बताएंगे कि जो तुर्की के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने वो कौन सा राष्ट्राध्यक्ष था जिसका प्लेन उतरने नहीं दिया शर्म अल शेख में। जी, उन्होंने ये कहा मेलोनी का आपने जिक्र किया। दरअसल इसके बाद जो सेकंड अटेंशन सीकर बनी है ट्रंप के बाद, वो मेलोनी रही हैं। उनका अंदाज रहा है, वैसे तो वो हमेशा ही बहुत वो हमेशा हेडलाइंस बनती हैं, ख़ास तौर पर प्रधानमंत्री मोदी से उनके बेहतरीन रिश्तों को लेकर। लेकिन इस बार जो शर्म अल शेख में जो पूरा घटनाक्रम चल रहा था वर्ल्ड लीडर्स के बीच, तो एक तो मेलोनी वहाँ पर बनी है और इस पर सर आप बताइएगा। लेकिन उससे एक बड़ा दिलचस्प अपडेट मैं आपको बताऊं कि जब तारीफ़ कर रहा था पाकिस्तान, ट्रंप की तारीफ़ कर रहा था, तब ट्रंप ने भारत की तारीफ़ की। बिना प्रधानमंत्री का नाम लिए उन्होंने कहा कि वहाँ सत्ता पर शीर्ष पर जो बैठे हुए हैं वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। ये भी बड़ी दिलचस्प बात है। अब मेलोनी पर आते हैं। मेलोनी को लेकर क्या कुछ रहा है, वो भी बड़ी अटेंशन सीकर रही हैं इस पूरे घटनाक्रम में। बहुत सारे किस्से हैं, तो सबसे पहले हम पहले किस्से की बात करते हैं। किस्सा नंबर 1। किस्सा नंबर 1 की कहानी ये है कि इधर प्रेसिडेंट ट्रंप थे, यहाँ पर शहबाज शरीफ थे। उन्होंने तारीफ़ करनी शुरू करी, बीच में पीछे मेलोनी खड़ी हुई थी। यानी कि जैसे अगर आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हों और मैं डोनाल्ड ट्रंप हूँ, मैं आपको ऐसे देख रहा हूँ और आप मेरी तारीफ़ शुरू करने कि आप बहुत महान हैं।
आपके जैसा नेता कोई नहीं है, पूरी दुनिया में आपने जंग रुकवा दी और तमाम तरह की बातें हुई। पीछे यहाँ पे मेलोनी खड़ी थी। अब मेलोनी, पहले तो मेलोनी के जो भाव भंगिमा थी वो ऐसे थी, फिर वो जो उनका अंदाज़ है, फिर उन्होंने ऐसे किया और फिर उनको ऐसा लगा कि उनको हंसी ना आ जाए, तो उन्होंने फिर हाथ रख लिया ऐसे, और फिर वो ऐसे कैसे करके ऐसे करके ऐसे करने लगी। तो कुल मिला के मेलोनी मतलब ने देखी कि भाई फुल चाटुकारिता हो रही है, बहुत तेल और मक्खन सब मिक्स कर दिया गया है। हाँ। और इतना है कि अगर कोई आम आदमी हो तो नीचे गिर ही जाएगा तुरंत फिसल कर, और ये सब चल रहा था वहाँ पे। और पाकिस्तान ने अपना जो फुल फॉर्म है उनकी, पाकिस्तान आज़ादी के बाद 1950s के बाद या 47 के बाद जो उन्हें इल्म हुआ था पहली चीज़ का कि अगर ये मुल्क सरवाइव करेगा तो कैसे करेगा, उन्होंने कहा कि हमें साइंस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है, उस पर हमें काम करने की ज़रूरत नहीं है, ना हमें कोई खेती में ज़्यादा इनोवेशन करने की ज़रूरत है, ना हमें कुछ हमें एक काम करना है, एक तो फ़ौज को, पाकिस्तान की फ़ौज को मजबूत करना है, और दूसरा जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उसमें अमेरिका सबसे पहले नंबर पे, उसको तेल लगाना है, भरपूर तेल लगाना है। और जब अमेरिका मना कर दे तो फिर रुक जाना है, ज़बरदस्ती मना करे, डांट दे, लेकिन जब भी मौका लगे फिर से अमेरिका के कि अच्छा आ जाओ, तो फिर से तेल लगाना है। तो यही हुआ। डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले पाकिस्तान को कतई इल्म नहीं था, बिल्कुल आइसोलेटेड हो चुका था पाकिस्तान एज ए कंट्री, कि कोई उसको तवज्जो दे कहीं भी, चाहे वो सऊदी अरब हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, कहीं भी पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान की हालत बेहद ख़राब थी। IMF का बेल आउट था, उसमें भी FATF के प्रोविजंस लगे हुए थे जिसकी वजह से पैसा नहीं मिल रहा था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जब से पूरी दुनिया में टैरिफ वार शुरू किया, इसके बाद पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी मिली। पाकिस्तान ने तमाम जितने भी दरवाजे थे सारे अपने इस्तकबाल के खोल दिए और डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल के लिए अगले साल के भी लिए नॉमिनेट कर दिया। अभी से मतलब वो नॉमिनेट करता चल रहा है। और जैसे कि अंकुर सर बोल भी रहे हैं कि भाई उन्होंने टेक्नोलॉजी पे ध्यान नहीं दिया, उन्होंने एग्रीकल्चर पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने जिस चीज़ पर ध्यान दिया वो है चाटुकारिता का चरम। इससे पहले भी ऐसा नहीं है, अमेरिका की तारीफ हुई है, लेकिन शहबाज शरीफ के दौर में जिस तरह से बिच कर दंडवत होकर तारीफ़ें की जा रही हैं ट्रंप की, वो एकदम अलग है इससे पहले के प्राइम मिनिस्टर। इसके अलावा एक और घटनाक्रम रहा है, एक तो अर्दवान से जुड़ा हुआ है, उसमें भी मेलोनी का जिक्र है। वो किस तरीके से, स्मोकिंग का भी एक जिक्र आया है, कुछ ऐसे संवाद चले आपस में? हाँ बिल्कुल, बेसिकली मेलोनी वहाँ पे पूरा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थी। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी तारीफ़ कर दी कि अगर कोई मैं अमेरिका में होता, कोई भी पॉलिटिकल लीडर और किसी साथी की तारीफ़ कर देता, यू आर ब्यूटीफुल, तो उसमें क्या हो जाता कि उसका पॉलिटिकल कैरियर ख़त्म हो जाता। लेकिन सिंस आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, ये डोनाल्ड ट्रंप के लफ्ज़ है, मैं केवल उनको रिपीट कर रहा हूँ। और मेलोनी एक खूबसूरत महिला हैं और मैं यहाँ पे कह सकता हूँ क्योंकि मैं अमेरिका से बाहर हूँ। तो जैसे ही उन्होंने ये बात कही तो वो एक तरह से पूरी सब कैमरे मेलोनी की तरफ चले गए और डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी तारीफ़ की। अब मेलोनी के जो मतलब आप भी जानते हैं कि जब कोई भी मीटिंग होती है तो सारे कैमरे फिर लास्ट में ढूंढते हैं कि मेलोनी कुछ अजीब तरह की कोई शक्ल बनाएं या कोई इशारा करें और वो उसको कैमरे में कैद किया जाए और फिर वो नेक्स्ट डे इंटरनेट पे सेंसेशन बने। तो ऐसे ही हुआ। तो एक तो किस्सा ये हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने तारीफ़ की, दूसरा किस्सा ये हुआ कि पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने जो है तेल लगाया डोनाल्ड ट्रंप को दबाकर। तो डोनाल्ड ट्रंप और की जब वो तारीफ़ों के पुल बांध रहे थे तो मेलोनी पीछे अपनी हंसी को रोक रही थी। नंबर 2 और नंबर 3 एक किस्सा आया है टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं एर्दोगन। अब एर्दोगन जाते जाते मेलोनी से मिलते हैं तो वो अपनी जो लैंग्वेज है उनकी टर्की उसमें बात करते हैं। तो जो उसमें वो कहते हैं मेलोनी से कि मैं चाहता हूँ कि आप सिगरेट पीना छोड़ दें। तो एक जो उनका दुभाषिया होता है, जो ट्रांसलेटर होता है, वो मेलोनी के बताता है कि एर्दोगन आपसे कह रहे हैं कि आप सिगरेट पीना छोड़ दें। तो मेलोनी जो है हंसते हुए कहती है कि मुझे पता है, छोड़नी है, मुझे पता है। तो एक तीसरा किस्सा ये हुआ। तो कुल मिला के एक गाज़ा का प्लान डिस्कस किया गया। ये सवाल पूरी मतलब है मेरे हिसाब से कि पहले गाज़ा को मटियामेट किया गया और अब उसको रीबिल्ड करने की बातें कही जा रही है।
पूरी दुनिया ने अब ये कहा जा रहा है कि आप पैसे लगाएं, अब गाज़ा में नई हुकूमत है, वहाँ पर नया डेवलपमेंट किया जाएगा, लेकिन उससे पहले गाज़ा में 2 साल तक या 2.5 साल तक बम भी डाले गए और करीब करीब 50% हिस्सा तो फ्लैट ही कर दिया गया है। ये आयरनी है। बिल्कुल, ये आयरन 2 शब्द हैं यहीं पर बिल्कुल। एक हिंदी का पीसना आपने सुना होगा कि किस तरह से पीस कर चीज़ों को बारीक कर दिया जाता है। दूसरा शब्द होता है अंग्रेज़ी का पीस, जिसके मायने हैं शांति। 80% गज़ा तबाह, 80% इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, स्कूल तबाह, कॉलेज तबाह, हॉस्पिटल तबाह, और अब उस गज़ा को रिक्रिएट करने की कोशिश होगी। और हैरानी देखिए, एक आंकड़ा कहता है कि मलबा, अगर गज़ा से मलबा हटाना है, उसी में तकरीबन 10 साल लग जाएंगे। 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का खर्च इसमें आएगा। इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये जो पीस की बातें हो रही हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और, ये तो हमने पूरा घटनाक्रम बताया, जो सेंसेशन थे, कौन सनसनी बना, कौन नहीं बना, इन सब के बीच अब आगे आप क्या देख पा रहे हैं, वो भी तब जबकि हमास का रुख क्लियर नहीं है निरस्त्रीकरण को लेकर, मतलब हथियार वो नहीं छोड़ेगा, और दूसरा कि उसका बड़ा पॉलिटिकल और सोशल दखल है फ़लस्तीन में। एक नज़र क्या आता है आगे के कुछ दिनों में? देखिए ललित, आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है, दुरुस्त है। लोगों को ये लग रहा है कि जो पीस डील हुई है इसके बाद हमास हथियार छोड़ देगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमास दुनिया की एक ऐसी फ़ौज है कि जब भी सीज़ फायर होता है तो उसके लड़ाके बाहर आते हैं, सड़कों पे आते हैं, उनके हाथ में हथियार होते हैं। तो जब ये पीस डील का अनाउंसमेंट हुआ तो उसके बाद सैकड़ों की तादाद में गाड़ियाँ गज़ा की सड़कों पे आए जिसमें हमास के लड़ाके थे। तो ये बात सोचना कि हमास हथियार छोड़ देगा, गलत फहमी है। लिविंग इन ए फूल्स इन पैराडाइज़ है, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। बस ये है कि कुछ चीज़ें कुछ समय के लिए रोक दी गई है, हाल्ट हो गई है, लेकिन इजराइल के लिए अभी ये चुनौती हमेशा बनी रहेगी। बिल्कुल, इजराइल के लिए चुनौतियां हमेशा बनी रहेंगी, और हमास के जो अब जिस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं उससे बिल्कुल ऐसा ही लगने लगा। इसी तरीके से जियोपॉलिटिक्स को हम आपके लिए डिकोड बहुत ईजी लैंग्वेज में करते रहेंगे। फिलहाल इजाज़त, नमस्कार।